डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रामनगरी अयोध्या में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिजीत मुहूर्त में श्री राम यंत्र की स्थापना की। विधि विधान से पूजा अर्चना कर उतारी आरती। राष्ट्रपति मुर्मू को महापौर ने नगर की चाबी सौंपी। लखनऊ में सीएम योगी और कनाडा के भारत में उच्चायुक्त की मुलाकात। निवेश और तकनीकी सहयोग पर विस्तृत चर्चा की। उच्चायुक्त ने कई क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर रुचि दिखाई। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी विधायक पर लगाया गंभीर आरोप। बीजेपी विधायक पर एचपीसीएल के अधिकारियों की हत्या का लगाया आरोप। सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। नमस्कार, हिसाब किताब के इस खास शो में मैं हूं डॉक्टर प्रसून। मिडिल ईस्ट में ईरान बनाम अमेरिका इजरायल जंग में जारी तेल का खेल अब भारत पर कितना भारी पड़ रहा है। अमेरिका और इजरायल के संग दुनिया भी क्या इस तेल के खेल में फंस गई है। आप जानते हैं कि तेल का खेल कभी भी सिर्फ कीमत का मामला नहीं रहा है, बल्कि यह ताकत का रहा है। वर्तमान मिडिल ईस्ट संकट और तेल की राजनीति के पीछे गहरे जियोपॉलिटिकल नेतार छिपे हैं, जो दुनिया के शक्ति संतुलन को बदल रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में जारी ताजा तनाव और तेल संकट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी गंभीर और महंगा साबित हो रहा है। मार्च 2026 के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल की कीमतें $100 से लेकर 115 प्रति बैरल के बीच में झूल रही हैं, जो $150 प्रति बैरल होने की उम्मीद या कयासबाजी लगाई जा रही है, जो भारतीय बाजार और आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालेंगी। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल आयात करता है। कच्चे तेल में हर $10 की बढ़ोतरी से भारत की वार्षिक आयात बिल में लगभग 15 से 18 बिलियन डॉलर का इजाफा होता है। तेल की कीमतों में यह उछाल भारत की जीडीपी ग्रोथ को 0.1% से लेकर 0.2% तक कम कर सकता है और महंगाई को 0.2 से लेकर 0.5 तक बढ़ा सकता है। इस बार का संकट सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 60% गैस आयात हॉर्मुज़ जलडमरू के रास्ते करता है, जो वर्तमान में युद्ध की वजह से देरी का सबब बना हुआ है, जिसके चलते घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में 60 से 100 रुपए की वृद्धि देखी जा रही है। मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में डिलीवरी में देरी और कमर्शियल गैस की किल्लत की खबरें भी आ रही हैं। अडानी टोटल गैस और गुजरात गैस जैसे वितरकों ने औद्योगिक ग्राहकों को गैस की कम खपत करने की सलाह दी है। कच्चे तेल के महंगे होने से डॉलर की मांग बढ़ गई है, जिससे भारतीय रुपया 92 से 95 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया है। इससे न केवल तेल बल्कि मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और उर्वरक जैसे आयातित सामान भी महंगे हो रहे हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60 से 63% नाइट्रोजन युक्त उर्वरक मिडिल ईस्ट से लाता है। सप्लाई रुकने से खेती की लागत बढ़ सकती है, जिसके कारण खाने का सामान भी महंगा होगा। चीन से आने वाले कच्चे माल के शिपिंग कंटेनर मिडिल ईस्ट के संकट के कारण फंस गए हैं, जिससे पैरासीटामोल जैसी दवाओं के कच्चे माल की कीमतों में 25 से 30% की तेजी आई है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस अनिश्चितता के बीच भारतीय बाजार से अरबों डॉलर निकाले हैं, जिससे शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव बना हुआ है। हालांकि भारत सरकार ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और रूस जैसे वैकल्पिक स्रोतों से तेल लेकर हालात को संभालने की कोशिश की है, लेकिन हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य लंबे समय तक बंद रहता है तो भारत के लिए ऊर्जा संकट और राजकोषीय घाटे को संतुलित करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। इस संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। आपको बता दें कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट इस समय दुनिया की दुखती रग बन चुकी है। दुनिया के कुल तेल निर्यात का लगभग 20 से 25% हिस्सा इसी सक्रिय रास्ते से गुजरता है।
ईरान इस रास्ते को बंद करने की धमकी देकर अमेरिका और पश्चिमी देशों पर दबाव बना रहा है। अगर यह रास्ता पूरी तरीके से बाधित होता है तो वैश्विक चेन सप्लाई ठप हो जाएगी, जिससे अमेरिका और यूरोप में मंदी का खतरा पैदा हो सकता है। दशकों से तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता आया है, जिसे डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बनाए रखा है। लेकिन नए हालात में हालात बदल गए हैं। अब चीन अपनी मुद्रा युआन और रूस अपनी रूबल मुद्राओं में तेल का व्यापार कर रहे हैं। सऊदी अरब भी अब केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है, वह ब्रिक्स जैसे समूहों के करीब जा रहा है और चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार को दिन दूनी रात चौनी गति से बढ़ा रहा है। यह अमेरिका के एक ध्रुवी दबदबे को सीधे तौर पर चुनौती है। दुनिया धीरे धीरे नेट जीरो और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की ओर बढ़ रही है। तेल उत्पादक देश यानी ओपेक जानते हैं कि अगले 20 से 30 सालों में तेल की अहमियत कम होगी, इसीलिए वे अभी से कीमतों को नियंत्रित कर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को डाइवर्सिफाई करने के लिए अधिकतम मुनाफा कमाना चाहते हैं। रूस तेल और गैस को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों के समर्थन को कमजोर कर सके। भारत इस खेल में बहुत ही नाजुक संतुलन बनाकर रखा हुआ है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदा, जो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का उदाहरण है। भारत I2U2 यानी भारत, इजराइल, यूएई, अमेरिका और IMEEC यानी मिडिल ईस्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक मार्ग को संतुलित करना चाह रहा है। मिडिल ईस्ट में तेल से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा आधुनिक हथियारों को खरीद में जाता है। तेल की कीमतें ईरान और उसके समर्थित समूहों की फंडिंग बढ़ाती हैं, जो क्षेत्र में इजराइल और पश्चिमी हितों के लिए खतरा बन गया है। इसका सीधा अर्थ है कि तेल अब एक ईंधन नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक वेपन है। जो देश तेल की पाइपलाइनों और समुद्री रास्तों को नियंत्रित करेगा, वही 21वीं सदी की ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा भी तय करेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जो पूर्व राजनयिक हैं, और डॉक्टर मोनिका सूद हैं, विदेशी मामलों की जानकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोनिका सूद जी, पहला सवाल आप ही से, जो हालात बन रहे हैं वह भारत के लिए कितना चिंताजनक है और भारत सरकार उससे कैसे निपट रही है? जी, अनम्यूट कर लीजिए आप अपनी आवाज, मोनिका जी। देखिए, ये तो हम सबको ही पता है कि इस समय जो वॉर हो रही है उसके कारण जो तेल है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो तेल आने का दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो वहाँ ही लगाई गई है। पर अब ऐसा है कि अगर अब हम बात करें पेट्रोल की, डीजल की, और हम बात करें एलपीजी की, तो एलपीजी सबसे पहले क्यों महंगा हो रहा है? क्योंकि हमारा जो 60-70% एलपीजी का इंपोर्ट है वो हम गल्फ से कर रहे थे और थोड़ा बहुत हम रशिया से, यूएस से कर रहे थे। पर अगर हम अब वो गल्फ में वॉर होने के कारण हमारा जो एलपीजी है, जो हमारा रिजर्व है, वो भी खत्म हो रहा है, इसलिए एलपीजी का जो मिलना है वो थोड़ा मतलब दिक्कत दे रहा है। बल्कि बड़े शहरों में जो मेट्रोज हैं उनमें काफी दिक्कत आ रही है। अब आगे अगर आप बोल रहे हैं कि अगर ये लड़ाई चलती है और ये लड़ाई कुछ महीने चलती है, जिस तरीके से ईरान झुकने को नहीं तैयार है, अब ईगो का प्रॉब्लम आ गया है, तो इसमें एक मैं बात बोलना चाहूंगी कि हमें जो है वो एक वॉर बैटलफील्ड जो इस समय मिडिल ईस्ट में चल रहा है, पर जो करेंसी वॉर है वो इंडिया में नहीं चल रही है। तो जैसे आपने अभी बताया कि रूबल में और युआन के अंतर्गत चाइना, रशिया अपना ट्रेड कर रहा है, वैसा हम भी अगर ट्रेड करें रशिया के साथ या चाइना के साथ, जैसे कि हमने ब्रिक्स में भी इसका चलन किया था, तो उससे है हमारे थोड़े से जो प्राइसेस हैं वो स्थिर रहेंगे, पर ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। जैसे अब एलपीजी का सिलेंडर जो है वो बहुत महंगा मिल रहा है, हमारे तो यहाँ पर गैस पाइपलाइंस भी हैं, तो
उससे मतलब अब सरकार ने ये भी एक लगा दिया इसके ऊपर कि जिनके पास पाइपलाइन गैस है वो सिलेंडर, एलपीजी का सिलेंडर ना लें, उसके ऊपर एक ये प्रतिबंध लगा दिया है। क्योंकि अगर हर कोई अपने पास ऐसा एलपीजी होर्डिंग करके रखेगा तो बाकी देश में किसी को नहीं मिलेगा। हमारे देश की देखिए एक दिक्कत ये है कि जैसे ही पता चलता है कोई चीज की कमी हो रही है, लोग उसको फटाफट लेके रखना शुरू कर देते हैं। जी। होर्डिंग हमें थोड़ी बंद करनी पड़ेगी, ये इक्वली हमें हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऐसे ही तेल की बात है, अब जैसे रशिया से तेल सस्ते कीमतों पे भारत ले रहा है, तो वैसे ही क्योंकि 120 बैरल के करीब तो $120 प्रति बैरल पे तो रेट पहुंच ही गया है तेल का। अगर ऐसे ही चलता रहा और ये ऐसे ही लड़ाई चलती रही तो ये आसमान को छुएंगे रेट और उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। जी बहुत हाई इफेक्ट होगा। जी, डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अमीन साहब, मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजराइल टकराव भारत की उस बैलेंसिंग एक्ट विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा ले रहा है, जो तेल और कूटनीति के बीच चुनाव करने के लिए हमें बाध्य कर रहा है। आपको लगता है कि तेल बनाम कूटनीति का यह मामला है? देखिए प्रश्न जहाँ तक सवाल तेल और कूटनीति का है, कूटनीति अपनी जगह है और तेल अपनी जगह है। जैसा कि मैडम ने कहा इस बात को कि इंडिया को भी सोचना चाहिए करेंसी के बारे में, और इस करेंसी की वजह है, याद होगा आपको कि जब ट्रम्प चुने नहीं गए थे उससे पहले ही वहाँ ब्रिक्स का हुआ था, तो ब्रिक्स में यही कहा था चाइना में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि हम इंडियन रुपी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या हम अपनी लोकल करेंसी यूज करें। तो उनको परेशानी बढ़ गई थी और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हमारे डॉलर को अगर नहीं यूज किया गया तो इसके अंजाम बहुत अलग होंगे। अंजाम बहुत अलग होंगे। इस सवाल पे आऊंगा मोहम्मद अमीन साहब, लेकिन मैंने जब कहा कि भारत को तेल के लिए अगर बात करनी है, अगर प्राथमिकता तेल है, तो उसको ईरान और गल्फ कंट्रीज के साथ समझौता करना पड़ेगा, अमेरिका से पल्ला झाड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कूटनीति का सवाल होगा तो अमेरिका का साथ छोड़ना भारत को बेहद भारी पड़ेगा। आगे कुआं पीछे खाई, ऐसी स्थिति में भारत के पास क्या विकल्प है डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब? देखिए भारत अगर दबना नहीं चाहता तो कोई जरूरी नहीं कि उसको कोई दबा सके। या तो आपने इससे पहले सैंक्शन लगाई थी ईरान के ऊपर, रशिया के ऊपर, लेकिन भारत ने अपनी जो नीति के तहत ये कहा था कि हम 1 to 1 करते बात, और जो भी ट्रीटी होती है हमारी 1 to 1 है, और हमारी जो पॉलिसी है वो ईस्ट और वेस्ट की ना होकर हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिपेंडेंट है, मोदी जी के टाइम से ऐसा देखा गया और उन्होंने किया भी इस बात को। इधर कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है, लोगों को फील हो रहा है कि शायद हम वेस्ट की तरफ घुस गए हैं और अमेरिका के साथ मिला रहे हैं, लेकिन नहीं, अमेरिका अपनी जगह है, हमारे देश की राजनीति अपनी जगह है, हमारे यहाँ की फॉरेन पॉलिसी भी अलग है। आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने देखा कि अभी भी हम रशिया से बात कर रहे हैं, रशिया से तेल रहे हैं। अमेरिका का तो जो ट्रम्प साहब है उनका तो कहना है, तो हमेशा अपनी तरह से बात करते हैं, सुबह क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, और उनको बिलीव करना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर की स्वतंत्र नीति है और अपने हिसाब से कर रहे थे, इसीलिए आज हरमुज जो स्टेट है वो ब्लॉक किया गया है, लेकिन इंडियन शिप्स के लिए नहीं, इंडियन शिप्स के लिए खोल दिया गया है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे कई शिप आ चुके हैं और रास्ते में आने वाले भी हैं, और उनको स्पॉट करने के लिए हमारी नेवी भी लगी हुई गल्फ रीजन में। चलिए, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है, ये कूटनीतिक जीत है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं है। मोनिका सूद जी, अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक के बाद आएंगे से पूछेंगे कि पेट्रो युआन या अन्य क्षेत्रीय मुद्राओं में उदय का मार्ग तो प्रशस्त हो रहा है, लेकिन भारत कहाँ खड़ा है इस जंग में? तेल के खेल में डॉलर का प्रभुत्व खत्म किया जा रहा है। चाहे युआन की बात हो, चाहे रूबल की बात हो, चीन और रूस दोनों अपनी अपनी मुद्राओं के जरिए अब तेल के खेल में सीधा सौदा कर रहे हैं अपनी मुद्राओं से। अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व टूट रहा है, लेकिन इस खेल में भारत कहाँ खड़ा है? क्या भारत भी अपनी मुद्रा में व्यापार करने के लिए तैयार है? अमेरिकी दबाव सहने के लिए तैयार है? मोनिका सूद जी, देखिए ऐसे है कि जैसे युआन और रूबल में चाइना और अपना रशिया
डील कर रहे हैं। वैसे हमने जब बोला कि जितनी भी एशियाई कंट्रीज थी वो सब उसमें डील कर सकते हैं, हम ऐसा हमने प्रस्ताव रखा था। पर अब अगर हम इस समय अमेरिकी दबाव कहें तो अमेरिकी दबाव में कुछ ऐसा नहीं है कि रुपी ट्रेड के अमेरिका अगेंस्ट है, पर अमेरिका ने ये बोला था कि भी हमारा डॉलर में अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो अब जैसे इस समय लड़ाई की स्थिति बनी पड़ी है और सबको तेल की ज़रूरत है, रशिया से ऑलरेडी हमने तेल फिर से लेना शुरू कर दिया है, तभी हम इस समय बैलेंस बना पा रहे हैं अपने देश में कि हमने हमारे पेट्रोल के और डीजल के जो कीमतें हैं वो अभी भी बैलेंस्ड हैं और नहीं बढ़ी, सिर्फ एलपीजी है उसकी कीमतें बढ़ी हैं। पर अगर ऐसी लड़ाई की परिस्थितियाँ चलती रही तो आगे चल के अगर हमें इम्पोर्ट्स करने पड़े स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के थ्रू तो हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि आरबीआई ने ऑफिशियल जो रुपी है उसका सेटलमेंट फ्रेमवर्क दिया हुआ है और उसने क्लियरली कहा हुआ है कि अगर हम रुपी सेटलमेंट एग्जिस्टिंग डॉलर सिस्टम का रिप्लेसमेंट नहीं है पर एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, मतलब उसका भागीदार कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है। मतलब अगर हम मोदी जी की बात करें, मोदी सरकार का अप्रोच जो है वो मतलब एकदम ऐसा नहीं कि मैं बोलूं कि वो इम्पल्सिव है, पर बहुत ज़्यादा मतलब कैलिब्रेटेड है। जहां प्रैक्टिकल हो वहां रुपी, जहां रिस्क हो वहां कन्वर्टेबल करेंसी में हमें काम करना चाहिए। बेहद अहम बात कह रही है मोनिका सूद जी। इसके बाद एक सवाल उठता है कि क्या वास्तव में संकट है भी कि नहीं, क्योंकि अगर हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात करें तो बताया जा रहा है आज की तारीख में हमारे पास महज 9 से 10 दिनों की खपत का स्टॉक बचा हुआ है, जबकि टोटल पेट्रोलियम की बात करें जिसमें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात करें, रिफाइनरी स्टॉक्स की बात करें, कंपनियों के स्टॉक्स की बात करें तो किसी भी दशा में, बंद होने की दशा में भी 40 से 45 दिन का स्टॉक भारत के पास मौजूद है। और अगर ये जो हार्मुज स्ट्रेट बंद भी कर दिया जाए पूरी तरीके से तो भारत के बारे में बताया जा रहा है कि भारत अपनी नीतियों के जरिए 60 दिन तक इस स्थिति को संभाल सकता है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। एक तो मान लीजिए कि ये स्थिति 2 महीने में सुधर सकती है या भारत झेल सकता है 2 महीने का संकट, लेकिन सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति हो या वैसी स्थिति हो जैसा कुछ दिनों पहले था तो क्या भारत के लिए बड़ा संकट होगा कि पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट होगा इस तेल के खेल में? जी देखिए, पाकिस्तान के पीछे जो हाथ है वो अमेरिका का है। जी, दुनिया जानती है अमेरिका का वो गुरु है और वो चाहता ही है इस बात को कि वो अटैक करे। वही किया उसने अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि पता है कि ये जो अफगानिस्तान है पहले उसके कॉन्फ्रेंस में था, इन्फ्लुएंस 97 तक जो उनके लड़ाके थे उनके इन्फ्लुएंस में थे और हमारे देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियां पैदा करते थे। लेकिन आज क्या है कि भारत का हमारा दोस्त हो गया है, उस दोस्त के कारण उसको कोई तकलीफ बढ़ गई है और उसने सोचा कि क्यों ना हम, क्यों इसके पीछे रीजन है, क्यों है अमेरिका उसके पीछे ये है कि अफगानिस्तान के अंदर बड़गाम एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट कहता है कि हम उसको बेस बना दें। आज उसने देखा है जितने उसके बेसिस थे गल्फ कंट्रीज में सारे उठा के ईरान ने उड़ा दिए हैं और वो चाहता है परमानेंट अपना बेस बनाना, क्योंकि वो जा चुका, बाइडेन के टाइम में समझौता हुआ था और उन्होंने सारे अपने हथियार, लड़ाई के सारे हथियार वेपन सब छोड़ के चले गए थे और अमेरिकन को अपनी जान प्यारी होती है। एक ही उनका सोल्जर इम्पोर्टेंट है दुनिया में, अमेरिकन इम्पोर्टेंट है, ना कि हमारे देश या दूसरे देशों की तरह। इसलिए वो चाहते हैं बड़गाम एयरपोर्ट को अपना बेस बनाना। उससे क्या होगा कि उनको रशिया, चाइना और इंडिया और इवन इंक्लूडिंग कोरिया तक वो उसको सर्वाइलेंस कर लेंगे। इसलिए वो इस तरफ नॉर्थ में बेस चाहते हैं, जो कि उनको नहीं मिल सका। हमारे यहाँ कश्मीर में चाहते थे हमेशा बेस बनाने के लिए, ट्रम्प साहब ने कई बार कहा भी कि हम समझौता करा देते हैं, पॉसिबल नहीं हुआ। अगर इससे क्या होता है, लड़ाई होती है, इससे हमारे देश में नहीं, हमारे देश जो है हम तो सक्षम है, हमारे देखिए आर्थिक स्थिति मजबूत है, हमारी सैनिक क्षमता मजबूत है और हमने अभी सिंदूर में बात का जवाब दिया और हमने उनकी आतंकवादी गतिविधियों कर दिया बंद। आप ये समझिए, इससे बहुत बड़ी तो परेशानी पैदा हुई है डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर अमेरिका
भारत को इस समय डिस्टर्ब करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मौजूदा स्थितियां बता रही हैं कि पश्चिमी देशों के दबाव के बीच भारत लंबे समय तक रियायती दर पर रूस से तेल खरीद नहीं पाएगा। आपको लगता है कि यह स्थिति बन जाएगी? अगर बन जाएगी तो भारत के पास क्या विकल्प होगा? मोहम्मद अमीन साहब। भारत के पास अपना पूरा विकल्प है। भारत को मैंने पहले कहा कि मोदी जी जो हैं इज नोन फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने जो अपनी नीति बनाई है 1 to 1 बात करने की और 1 to 1 देशों से ट्रीटी रखने की, उसमें वो पीछे नहीं है और उनके दबाव में नहीं काम करेंगे, बल्कि हमारा जो देश है तो अपने तरह स्वतंत्र से काम करेगा, स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। मोनिका सूद जी, आप इस बात पर कितनी सहमत हैं कि अभी कोई संकट नहीं है? और उस बात को आगे बढ़ाया जाए तो ग्रीन एनर्जी की बात की जाए, ईवी की बात की जाए, तो जो भारत में पॉलिसी आई, माना जा रहा है कि इसमें देरी की गई, जिसके कारण ये आज हमारी अर्थव्यवस्था इस तेल के खेल में बंधक बनी हुई है। जी देखिए, ऐसा है कि अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी की बात या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, तो उसमें जो भारत देश है वो काफी आगे बढ़ रहा है। अभी कोई भी घर, कुछ भी जो अच्छे शहरों में, मेट्रोज में, मैं गांव की बात नहीं करूंगी, जो भी अच्छे 1st tier 2 tier 3 tier सिटीज में जो भी घर बनाए जा रहे हैं, जो भी दुकानें बनाई जा रही हैं, उनके ऊपर ये एक बात है कि भी एक ये चीज कहा गया है कि भी जो भी होगा वो पावर पैनलिंग, सोलर पावर पैनलिंग अनिवार्य कर दी गई है सबको लगाने के लिए, ताकि बिजली बने। अब ऐसा है विकल्प, अगर हम देखें, मैं छोटा एक जब कोई ऐसी बात आती है तो हमारे देश के ऊपर तो इसका असर पड़ता ही है, पर उसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को। मोनिका सूद जी, जल्दी से, समय की कमी है, इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर भारत को चुनाव करना पड़ा तो वह तेल के खेल में मिडिल ईस्ट देश को चुनेगा या अमेरिका को? जी देखिए, अब मैं आपको एक साफ इसमें बात 2 मिनट लूंगी। इसमें ये है कि जो इंडिया है वो नॉन अलाइनमेंट से अलाइनमेंट पॉलिसी से निकल के मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी में आ गया। अगर हम यूएस के साथ ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट या सेमीकंडक्टर्स जो भी हम कर रहे हैं वो स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस कंटिन्यू करेंगे, पर साथ के साथ रशिया के साथ एनर्जी और डिफेंस डिस्काउंटेड रेट्स पे कंटिन्यू करें, पर अपनी करेंसी में। अपनी करेंसी में। समय की कमी के कारण मोनिका जी आपको यहाँ रोकना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन इस आप लोगों की चर्चा से एक बात तो सही है कि भारत में जिस तरह का संकट पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, वैसा संकट भारत में नहीं है। आप दोनों इस खास चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।